अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शबीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का टेम्परेचर इस वक्त काफ़ी हाई है। ऑपोजिशन इस वक्त हुकूमत को बार बार घर भेजने के लिए मुख्तलिफ ऐलानात करती है, कभी तहरीक अदम एतमाद तो कभी लॉन्ग मार्च। ऑपोजिशन की जो इत्तेहादी है हुकूमत के, उनसे मुलाकातें भी जारी हैं, तो कभी ये दावे किए जा रहे हैं कि 22 वुज़रा उनकी जेबों में हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो डर नहीं रही बल्कि इत्मीनान का इजहार कर रही है कि आज शहबाज शरीफ पर जो फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, अब ये उनका जो बयानिया है वो स्ट्रॉन्ग होगा और इस वक्त उनको किसी से, ना ऑपोजिशन से ना किसी और से खतरा नहीं है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जो उनके डॉक्टर्स ने भेजी थी, जिस पर एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, आज वो रिपोर्ट भी मुस्तरद हो गई है। और इसके साथ साथ हुकूमत ने जो पोजीशन ली है शहबाज शरीफ के हवाले से, एक उनके खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में लाने जा रही है। उस करारदाद का क्या होता है और क्या शहबाज शरीफ का केस बराह रास्त चल सकता है या नहीं, या उनकी तकरीर को रोका जा सकता है या नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है या नहीं, लॉन्ग मार्च करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है या नहीं, इसी तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद साहब, जो कि साबिक एडवोकेट जनरल सिंध भी हैं, कॉलम नवीस भी हैं और आईनी कानूनी एक्सपर्ट हैं, साथ में सियासी जो है सियासत पर पाकिस्तान की गहरी नजर रखते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज अगर यहाँ से कर लिया जाए कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ के हवाले से फर्द जुर्म आयद की जा रही है और हुकूमत जो है वो ये समझती है कि ये उनकी जीत होने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो एहतसाब का अमल है इसी तरह से जिस स्पीड में जारी है, ये वाकई अब मुकम्मल होने को है? नहीं आलिया साहिबा, असल में ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक्चुअल लीगल पोजीशन क्या है कि फ़र्द जुर्म आयद करना, ये जो अभी आजकल कानून राइज है इसमें फ़र्द जुर्म और है। एक पुराना जो अंग्रेज़ का कानून होता था उसमें पूरी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद चार्ज फ्रेम होता था, तो वो सब्सटेंशियल चार्ज होता था, वो मर्डर ट्रायल में होता था। अच्छा, उसके बाद ये 1975 में लॉ रिफॉर्म्स आए, ये अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो इसे कानूनी इस्लाहात इन्होंने की। अब क्या है कि फ़र्द जुर्म पहली पेशी के ऊपर लग जाते हैं, और अब फ़र्द जुर्म का मतलब वो पुराने वाला नहीं है। अब ये मतलब ये है कि जिस वक्त मुल्ज़मान अदालत में पेश होते हैं तो पहली पेशी पर जज साहब उनको ये बताते हैं कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है, फिर उसमें नाम लिया जाएगा कि मियाँ शहबाज शरीफ जो मुल्ज़मान होंगे, उनके बाद ये कहा जाएगा कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम बताया जाता है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपके नौकर के जेब में इतने पैसे निकले हैं, आपने ये काम किया है, ये काम किया, ये काम किया। फिर एक जुमला पूछा जाता है कि आपको जुर्म कबूल है, तो मुल्ज़मान कहते हैं, वो कोरस में कहते हैं कि नहीं जी गलत है। तो उसका मतलब ये होता है, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि डू यू प्लीड गिल्टी, तो वो कहते हैं नो सर वी क्लेम ट्रायल, कि हम जुर्म कबूल नहीं करते, हम कहते हैं मुकदमा चलाओ, तो मुकदमा चलाया जाए। तो अब हुकूमत ये जो जुर्म फर्द जुर्म आयद करना है, ये तो प्रोसीजरल थिंग है और फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर होता है, चाहे वो 13D का केस हो। अगर मुल्ज़म से छुरी नुमा चाकू निकला है, वो मछली नुमा, तो उसको भी पहले दिन बुलाकर ये बताया जाता है कि भाई तुम्हारे पास से ये बाईं जेब में से मछली नुमा चाकू निकला है, इसका लाइसेंस पेश नहीं कर सके, तुम्हें जुर्म कबूल है। अच्छा, या मुकदमा चलाना जहां तक आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या जो कानूनी आप राय दे रहे हैं उसके मुताबिक हमें जो समझ में आया है वो ये है कि अभी इसके ऊपर किसी किस्म की तफ्तीश नहीं हुई, अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, और अभी तो ये एक नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर एक फर्द जुर्म के लिए एक आप समझ गए इंडोर्स करना है। लेकिन ये बताया गया है कि समझ गए, जो आपने बता दी है, लेकिन ये क्यों बुलाया है? जी राइट। लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उनका ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा, वो ये कह रहे हैं कि मुकम्मल तफ्तीश करने के बाद अब फर्द जुर्म आयद होने जा रहा है। वो आप भी समझते हैं कि वो खुद भी लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं, और खुद भी देखें कि वो खुद ये कह रहे हैं कि मुकम्मल तफ्तीश होने के बाद, तो ये परसेप्शन क्रिएट की जा रही है कि शायद नहीं, वो हमारे दोस्त हैं, बहरहाल अब उन्होंने ये बात कही है, सियासी माइलेज लेते हैं। मुकम्मल तफ्तीश जो है अदालत नहीं करती, मुकम्मल तफ्तीश जो है नैब में की है, तो नैब ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद फाइनल रेफरेंस दाखिल कर दिया है।
तो फाइनल रेफरेंस जब कबूल हो जाता है कि अदालत में कि अब इसको समाअत के लिए कबूल किया जाता है, उसके बाद प्रोसीजर में जो पहला स्टेप रखा हुआ है नंबर 1, ब्रैकेट में 1 डाल के लिखे, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इस हिसाब से कल ये उससे पहले जो डेटे वेटे लगती रही है, मुझे तो नहीं पता वो जमानतों की, दरखास्तों की और उनकी डेटे हैं। ट्रायल आज से शुरू होगा, जिस दिन फर्द जुर्म आयद होगी उसको अंग्रेजी में कहते हैं कमेंसिंग ऑफ ट्रायल। दैट ट्रायल हैज नाउ कमेंस्ड। राइट, फेयर इनफ। आपने बहुत ही सिंपल अंदाज में आम आदमी को भी समझ आ जाए, हमें भी समझ आ जाए, और मेरे ख्याल में हुकूमत और ऑपोजिशन के लिए भी आसान हो जाए, आपने बता दिया। इसको मजीद थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा को भी समझ आ जाए। जी एग्जैक्टली, थोड़ा सा मजीद इस केस को एलेबोरेट कीजिएगा। शहबाज शरीफ के केस को आपने भी देखा होगा, ये मजीद कितना अरसा चल सकता है और इसमें इसकी क्या नतीजा क्या हो सकता है? जी देखिए, अब नैब ने अपना रेफरेंस फाइल किया, अदालत ने वो रेफरेंस एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद पहली स्टेज आई है कमेंसिंग ऑफ ट्रायल। अच्छा, अब ये है कि ट्रायल जो है वो अब जब जैसे एक्सेप्ट कर दिया उन्होंने रेफरेंस, ये भी सिचुएशन होती है कि अदालत जो है रेफरेंस ही डिसमिस कर दे। हमारे कराची में एक जज होते थे, वो रेफरेंस ही डिसमिस कर देते थे, कहते थे ये बनता ही नहीं है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने किया कि वो रेफरेंस कबूल कर दिया, और कबूल करने के बाद ट्रायल विल नाउ कमेंस। पहली डेट है चार्ज फ्रेम करने की। अब वो चार्ज फ्रेम किया जाएगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाएं। तो ये अच्छा, मैं लाइव प्रोसीडिंग के साथ आऊंगी। अब ये जैसे कि चार्ज फ्रेम अगर हो जाता है, जब होगा चार्ज फ्रेम होने के बाद से ये शहबाज शरीफ के ऊपर ये होगा, मुनसर होगा कि वो अपने आप को डिफेंड करें, या फिर नैब के ऊपर होगा कि वो ऐसे एविडेंस दे कि ये प्रूव कर सके कि वाकई ही शहबाज शरीफ गिल्टी हैं और उनको सजा दी जाए? ये किसके ऊपर, ये जिम्मेदारी किसके ऊपर प्राइमरी होगी? बहुत, हाँ, वेरी गुड। प्राइमरी जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की होती है टू एस्टेब्लिश द चार्ज एंड टू प्रूव द केस, टू प्रूव चार्ज। अब जैसे चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो शहबाज और शरीफ वगैरह जितने भी साथ होंगे वो सब कहेंगे कि कबूल नहीं है, गलत है। तो उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी होगी PW1 यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 जो है उसको पेश किया जाएगा। बहुत केसों में जो कंप्लेनेंट होता है पहला बयान उसी का कराया जाता है। फिर उसके बाद उसका जब कंप्लीट हो जाएगा जिरा, फिर आएगा PW2, फिर उसका बयान होगा, फिर उस पर जिरा होगी। PW1 से लेके PW17 तक जितने गवाह हैं जब सारे गुजर जाएंगे, उसके बाद होता है मुल्जमान का बयान, उसे कहते हैं 342 का स्टेटमेंट। उसमें इनको पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये शहादतें आई हैं, अब तुम बताओ कि ये सही है या गलत है। फिर ये दोबारा कहेंगे कि ये गलत है। फिर इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि ये गवाह तुम्हारे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हैं? ये कहेंगे जी ये सियासी इंतकाम है, ये है इसलिए दे रहे हैं। फिर पूछा जाएगा आया तुम हलफ पर बयान देना चाहते हो? अगर ये मुल्ज़म, ये 340 होता है, अगर मुल्ज़म कहेगा कि मैंने हलफ पर बयान देना है, तो उसमें फिर ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन होती है कि मुल्ज़म का भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और बाज़ औक़ात मुल्ज़म प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की वजह से नहीं फंसता, अपने बयान और क्रॉस की वजह से फंस जाता है। अच्छा, फिर वो पूछेंगे कि तुम सफाई का कोई गवाह पेश करना चाहते हो? तो वो अगर इनके कोई सफाई के गवाह होंगे तो ये उनके नाम देंगे, फहरिस्त देंगे। फिर उन गवाहों की बारी बारी 1, 2, 3, 4 ये जितने देंगे, 9 देंगे, 10 देंगे, उनको लेकर आना इनकी जिम्मेदारी होगी। 20, 40 100 की जो गवाहान है पेश किए जाते हैं, और वो इस तरतीब से हाँ, वो सालों साल लग जाते हैं, वो जी। सालों साल लग जाते हैं, तो वो केस किसी नतीजे तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ केस लड़ने के लिए खिजर की उम्र चाहिए और सोने के हाथ चाहिए। खर्चा भी बड़ा होता है, वकीलों की फीसें, हर पेशी पे आना, और ये लोग तो फिर फूल भी डालते हैं हर पेशी पे, फूलों के पैसे अलग होंगे, तो वो भी हर पेशी पे होंगे, कितने टोकरे आएंगे। राइट, ये हमें कॉस्ट आती है। इस केस में सिर्फ एक आखिरी और गाइड कर दीजिएगा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसमें ये कहा जाता है कि इनके तो एक मुलाजिम के अकाउंट से इतने पैसे निकल आए और ये शहबाज शरीफ के और हमजा शहबाज के अकाउंट में गए। तो इस हवाले से क्या समझते हैं कि क्या ये इसके ऊपर क्या केस? अब ये है कि ये एक गवाह आएगा बैंक का, ये एक बैंक का मैनेजर आएगा, वो पेश करेगा कागजात, वो कहेगा जी ये मोहम्मद दीन नाम का आदमी है, ये इनका नौकर है,
ये इसका अकाउंट है हमारे बैंक में, इसमें ये ट्रांजैक्शन हैं, वो सारी तब्दील लेके आएगा, अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन उसमें हुई हैं वो पेश करेंगे। फिर इनका जो वकील होगा वो उस पर जिरा करेगा। उसमें मुझे नहीं पता इनका डिफेंस क्या है। पहला डिफेंस ये होता है कि ये हमारा मुलाजिम ही नहीं है, हम इसको जानते ही नहीं है, तो यहाँ से शुरू होगा। राइट। अब आ जाए इसके कुछ सियासी पहलू भी हैं और अवामी पहलू भी हैं, क्योंकि ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, लीडर भी हैं, और अब जो हुकूमत ये मुतालबा कर रही है कि इसको बराह रास्त दिखाया जाए, तो इसका कानूनी और इसकी आईनी हैसियत मुतालबा किया है। जी, आईनी हैसियत यह है कि ये शायद खाकान अब्बासी ने अपनी पिछली डेट ऑफ हेयरिंग पे कराची में ये मुतालबा किया कि हमारी जो प्रोसीडिंग अदालत की है इसको टीवी पे डायरेक्ट दिखाया जाए। तो वो तो खैर वो टॉक में उन्होंने कहा, अभी कोई दरख्वास्त नहीं लगाई। अब यहाँ हुकूमत ने उस पॉइंट को पिक कर लिया है। अब हुकूमत अगर दरख्वास्त लगाएगी तो अदालत ग्रांट कर सकती है, इसमें कोई मुदायका नहीं है, क्योंकि कोई कैमरा प्रोसीडिंग नहीं है, ओपन प्रोसीडिंग है। लेकिन अभी तक कोई एग्जांपल, इसकी कोई एग्जांपल है कि अदालत की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई दे, चाहे वो अपोजिशन के मुतालबे से हो, चाहे वो हुकूमत के मुतालबे से हो? नहीं, लाइव जो है कभी नहीं दिखाते। यहाँ तक कि अगर जज जो बैठा हुआ होता है उसकी तस्वीर लेने की भी इजाज़त नहीं है, अंदर एविडेंस की रिकॉर्डिंग की भी इजाज़त नहीं है। कई दफ़ा मोबाइल छीने हैं लोगों से और इसी तरह अदालत से निकालता है। जब हम तैयारा साजिश फेस कर रहे थे तो उसमें भी उस ज़माने में एक रिकॉर्डिंग कर रहा था, कोई एजेंसी किसी का आदमी था, तो जस्टिस शबीर साहब थे, उन्होंने उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर कर दिया था कि दरवाजे बंद कर दो। फिर बाद में माफ़ी तलाफी हो गई, तो वो बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था एविडेंस। राइट। ये इजाजत नहीं होती, अगर जज साहब खुद इजाजत दे दें। हाँ, ये किसका इस्तेहकाक है कि वो बराह रास्त अपना है? जज का अपना इस्तेहकाक है कि वो बराह रास्त कवरेज करने की इजाजत दे। जज मास्टर ऑफ द सेरेमनी होता है अदालत में। अदालत का सरबराह जो होता है जज होता है, हर चीज उसी के कंट्रोल में होती है। कानून को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और कौन सा कानूनी ऑर्डर पास करना है, ये जज का अपना इख्तियार होता है, इंडिपेंडेंट। अगर जज साहब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यस फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपेरेंसी इसको दिखाया जाए लोगों को, तो बिल्कुल दिखाया जाए। और राइट, हुकूमत कोई डायरेक्शन दे सकती है या कोई दरखास्त दे सकती है? नहीं, दरख्वास्त देने से कोई मना नहीं करता हुकूमत को, क्योंकि दोनों पार्टियां इक्वल होती हैं। तो अगर हुकूमत दरख्वास्त देगी तो अदालत उसका नोटिस दूसरी पार्टी को देगी, फिर हेयरिंग करके उस पर ऑर्डर पास कर देंगे। शॉर्ट ऑर्डर होता है, 2-4 लाइन का होता है कि एप्लीकेशन इज अलाउड और डिसमिस्ड, उसमें कोई टाइम खर्च नहीं होता। तो अब यह है कि वो कंडोनेशन ऑफ एब्सेंस की दरख्वास्त देंगे। अगर उनका वकील है, अगर जेन्युइन है रीज़न, तो 540 की दरख्वास्त होता है कि एक्यूज्ड मे बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। ये तो उन्होंने कह दिया, ट्रायल में प्रोसीड, ये तो उन्होंने कह दिया कि एग्जम्पशन की एप्लीकेशन दे दी जाए, लेकिन जो हुकूमत इस वक्त करने जा रही है एप्लीकेशन में, हाँ, एग्जम्पशन की एप्लीकेशन में अगर नीयत साफ हो तो उसमें ये हो जाता है कि एक्यूज में बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस एंड द केस में प्रोसीड इन हिज एब्सेंस एंड इन एब्सेंस ऑफ हिज लॉयर। अच्छा, अब यहाँ ये बात है चार्ज फ्रेम करने का, तो इस पे भी जस्टिस नईमुद्दीन की रूलिंग है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केस में। उन पर चार्ज जो था, उनके लॉयर थे अब्दुल हफीज लाखो साहब, उनके ऊपर फ्रेम किया गया था और उन्होंने डिनाई किया था कि एलिगेशन। तो चार्ज भी वकील के सामने पेश किया जा सकता है। प्रेसिडेंट है मिस्टर जस्टिस नईमुद्दीन, मरहूम सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उनकी एक अथॉरिटी है। और हफीज लाखो साहब वकील थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, हम लोग पीछे बैठे थे, तो ये उस वक्त ये हुआ था। ख्वाजा साहब, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। कौमी असम्बली में हुकूमत की जानिब से एक करारदाद लाने की कोशिश की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है कि वो शहबाज शरीफ की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाए। और क्या ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन लीडर को इस तरह से उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है या लगाई जानी चाहिए? ये तो स्पीकर की रूलिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन तकरीर के ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदी नहीं है। इजहार ख्याल का जो राय है वो हर एक को हासिल है। और फिर वो तो जब लीडर ऑफ अपोजिशन है तो वो जब चाहे अपनी बारी के ऊपर अपनी तकरीर कर सकते हैं।
और मैं नहीं समझता कि उसको पाबंदी किसी करारदाद के जरिए लग सकती है या नहीं, लेकिन अगर करारदाद पास ही हो जाती है तो फिर स्पीकर साहब मजबूर हो जाएंगे। मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा। राइट, इसके ये डिपेंड करता है कि करारदाद लाने से किसी को रोका नहीं जा सकता। राइट, लेकिन करारदाद अगर पास हो जाती है या फेल होती है, अगर करारदाद पास हो जाए तो स्पीकर रूलिंग देने का पाबंद है। स्पीकर को मजबूरन रूलिंग देनी पड़ेगी, पाबंद हो जाएगा, उसको देना पड़ जाएगा। जी जी राइट, लेकिन उनके अपने रूल्स हैं, उसके तहत ही हैज टू। ख्वाजा साहब, आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं कि जैसे कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके ऊपर, चाहे वो PMLN के हों, चाहे वो PTI के हों, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हों या इंडिपेंडेंट हों, उनके ऊपर चार्जशीट होती है, करप्शन के चार्जेस हैं, मुख्तलिफ केसेस होते हैं। वो अपने केसेस भी फाइट करते हैं, अवाम की नुमाइंदगी भी पार्लियामेंट में करते हैं। तो पाकिस्तान के कानून में क्या गुंजाइश है उनके लिए कि वो अपने केसेस भी फेस करें और फिर अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में बैठ के अवाम के लिए कानून साजी भी करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल हमेशा ये अभी भी जो हुकूमती पार्टी के लोग हैं, मुझे याद है शेख रशीद साहब पता नहीं मियाँ वाली कौन सी जेल में थे, उनके लिए भी ऑर्डर जारी होता था कि उन्होंने असेंबली, वो MNA थे तो उन्होंने असेंबली में पेश होना है, और जहाँ तक मुझे याद है कि उनको लाया भी गया था असेंबली में, और फिर जब वो शेख साहब जहाँ होते हैं तो तकरीर तो होती है। जी, तो प्रोडक्शन ऑर्डर के थ्रू इनको लाया जाता है, ये अपना इजहार ख्याल करते हैं, तो यानी कि कानून में तो ये उनके लिए ये राय दी गई है। तो फिर हुकूमत फिर कोई ऐसी कानून साजी क्यों नहीं करती कि ऐसे लोग जिनके ऊपर चार्जेस हैं या जिनके खिलाफ केसेस हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही ना हो? अब ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चार्ज तो किसी, यानी केस बनाना तो बड़ा आसान है प्रोसिक्यूशन एजेंसी और हुकूमतों के लिए, तो इस तरह तो वो जिसको भी रोकना चाहेंगे उस पर झूठा सच्चा केस बना देंगे। राइट, यानी कि फैसले के बाद, यानी कि फैसले के बाद ये होना चाहिए, फैसला आ जाए, सजा हो जाए। नहीं, कन्विक्ट, हाँ, फैसला तो जब कोई कन्विक्ट, वो तो जब सजा हो जाए तो ही सीजेस टू बी द मेंबर। वो तो आपको याद है यूसुफ रजा गिलानी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे जी, सेंटेंस टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट हुई थी कंटेम्प्ट केस में, तो एक मिनट में वो वजीर आजम से ही खत्म हो गए थे, MNA से भी खत्म हो गए थे। तो ये तो है, मतलब कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाए तो वो तो आ ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन जब अंडर ट्रायल है तो उसका पूरा राइट है, वो जहाँ भी आए जाए वो आज़ाद है। अच्छा, राइट, अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। ये तो एक जाहिर है कि शहबाज शरीफ के हवाले से थे, केस के हवाले से हुकूमत का, और फिर इस केस में क्या कानूनी और आईनी पहलू हो सकते हैं। अब एक और केस है, वो भी शरीफ फैमिली का है, वो है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ बार बार मेडिकल रिपोर्ट्स अपने डॉक्टर्स के थ्रू भिजवाते हैं और उसको असेस करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड बना था। हमने देखा है कि मेडिकल बोर्ड ने भी वो रिपोर्ट जो है उसको मुस्तरद कर दिया है। आप क्या समझते हैं, जो लंदन में बैठकर नवाज शरीफ साहब का जो इलाज हो रहा है या जो इलाज पेंडिंग में है, जो रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं, उनमें कितना वजन है, और जो मेडिकल बोर्ड है वो किस बुनियाद पर उसको रद्द करता है? देखिए, मेडिकल बोर्ड ने, मैंने तो नहीं देखी रिपोर्ट, अगर उन्होंने रद्द किया होगा तो जिन डॉक्टर्स ने रद्द किया है वो भी प्रोफेसर लेवल के होंगे और उन्होंने अपनी रीजंस दी होगी। असल में उसमें तय ये करना है कि ये वाली बीमारी जिस बंदे को है, आया वो एयर ट्रैवल कर सकता है या नहीं कर सकता। अब वहाँ के डॉक्टरों ने मेरे ख्याल में ये कहा है कि ये एयर ट्रैवल के लायक नहीं है। अब यहाँ हमारे डॉक्टरों ने अगर उसको रिजेक्ट किया है तो उन्होंने रीज़न दी होगी कि भाई ये एयर ट्रैवल जो है कर सकता है और ये वाली बीमारियाँ इतनी डेंजरस नहीं हैं, जहाज़ में बैठने से या जहाज ऊपर जाने से बंदे की जान को खतरा हो सकता हो। तो ये तो डॉक्टरों की एक ओपिनियन है, तो ओपिनियन की रीज़न देनी पड़ती, हर ओपिनियन की रीज़न देनी पड़ती है। हम लॉयर हैं, कोई ओपिनियन देते हैं तो उसका पूरा एक पेज लिखते हैं, उसकी वजह रीज़न भी देते हैं, लॉ भी कोट करते हैं। तो अब ये डॉक्टरों ने अगर उसको मुस्तरद किया है तो फिर इन्होंने रीजंस भी दी होंगी और उसमें वो डॉक्टर की जो डिक्शनरियाँ हैं उसमें से कोट भी किया होगा कि किस वजह से ये रिजेक्ट किया जाता है। ख्वाजा साहब ये बताइएगा, जैसे कि हमने देखा है कि पहले भी जब नवाज शरीफ साहब गए, मेडिकल बोर्ड बने और उन्होंने कहा कि नहीं नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाज़त दी जाए फौरी तौर पर, उनकी जान को ख़तरा है।
अब उस खतरे को कहा जा रहा है कि ये शायद उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, या वो थ्रेट समझते ही नहीं है कि ऐसा कुछ है। ये क्या है? ये तमाम मामला आपको भी सियासी असल में ये मेडिकल नहीं है? आलिया साहिबा, असल में ये सारी जो ओपिनियंस होती हैं डॉक्टर्स की ना, ये उनके इल्म के ऊपर वो उसकी बेसिस पे देते हैं। अब इसमें वो ऑन द लाइटर साइड, मेरा एक दोस्त है, वो कहते हैं कि मेरी सास को 3 डॉक्टरों ने कहा था कि ये 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगी। बोला वो तीनों डॉक्टर मर गए, मेरी सास अभी भी जिंदा है। तो ये ओपिनियन होती है। ये ओपिनियन होती है, लेकिन ये तो आपने वही बात कर दी। उस बेचारे की सास मर के नहीं दे रही। हाँ जी, ये तो सास बहू तो वाला। वो कहता है तीनों डॉक्टर मर गए हैं, मेरी सास जिंदा है। हाँ ये सास बहू की कहानी, और ये तो आपने बयान कर दिया, लेकिन ये हुकूमत और ऑपोजिशन की कहानी। नहीं, अपने दोस्त का तजर्बा बता रहा हूँ जी। हाँ। लेकिन बताने का मकसद ये था, लाइटर साइड पे मैंने पहले कहा कि दिस इज ऑन लाइटर साइड। वो मजाक करता है और कहता है कि देखें 3 डॉक्टर मर गए, वो भी जिंदा है। तो अब ये ओपिनियन होती है, ओपिनियन जो है वो मे बी मे नॉट बी। हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात ये है कि रिस्क नहीं लेते ना लोग। हाँ नहीं, अब तो हार्ट पेशेंट सीढ़ियाँ चढ़ने का रिस्क नहीं लेते कि जी, जैसे कि इसको सियासी रंग भी दिया जाता है, जो कि हम देखते हैं, हम जिस ऐनक से देखने की कोशिश करते हैं वो ये होती है कि ये अगर ये जितने भी इसमें अगर मेडिकल क्वेश्चंस भी हैं और कानूनी हवाले भी हैं, वो सियासी तौर पर भी उनका सियासी इम्पैक्ट भी है। तो सियासी इम्पैक्ट ये है कि नवाज शरीफ का जाना और नवाज शरीफ का ना आना, ये तमाम पॉलिटिकल है, इसमें और कुछ नहीं है। ये तो आप खुद ही समझ रही हैं, आपके सवाल में ही जवाब है कि ये सारा पॉलिटिकल मैनूवरिंग है। और मेरे केस में, रेंट केस में, जो टेनेंट का वकील था, हर पेशी पे अपनी बीमारी की दरख्वास्त दे देता था, और वो हमारे एथिक्स के मुताबिक ये पर्सनल ग्राउंड है तो इसको अपोज ना करें। तो एक दिन मैंने कोर्ट में दरख्वास्त दी कि सर इस क्लाइंट को कहें कि अपने लिए कुछ सेहतमंद वकील जो है ना उसको एंगेज करे। अब ये हम इसको बीमारी को मान मान के थक गए। राइट। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से बड़ी गर्दिश बातें कर रही हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कभी स्पीकर के खिलाफ, कभी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कभी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो उसके बाद आईनी क्या क्या जो तकाजे हैं जो कि किए जा सकते हैं, जिसके ऊपर अमल होना चाहिए या होगा, या किस तरह का जो है वो लाहे अमल स्ट्रक्चर तरतीब दिया जा सकता है? आलिया साहिबा, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो होता है ये बेसिकली नंबर गेम है। इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है और इसमें कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है। उसमें ये अगर मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आ रहा हूँ तो मेरे नंबर पूरे होने चाहिए, और मुझे वो जब दाखिल करना है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन लेकर आती है और वो उसमें अपने नंबर गेन करने में कामयाब हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कामयाब हो जाती है, तो फिर आगे की किस तरह से फॉर्म होगी गवर्नमेंट? और क्या इसमें क्या होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जब ये आ जाती है, नोटिस आ जाता है, उसमें नोटिस पहले देना पड़ता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के ये इख्तियार ख़त्म हो जाता है, ही कैन नॉट डिसॉल्व द असेंबली। यहाँ मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में ये हुआ था कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था तो गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने असेंबली तोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि असेंबली नहीं रहेगी तो वोट कितों दोगे? ठीक है ना। तो अब ये है कि यहाँ पे अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो प्राइम मिनिस्टर के पास एक ही अरबा होता है कि असेंबली तोड़ दें, लेकिन अब उसमें लॉ ये है कि जब नोटिस आ जाता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, फिर असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती, फिर यही असेंबली रहेगी। जी, ठीक है। और ये वोट देकर ही रहेगी। लेकिन अगर जाहिर है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, फिर यही पार्टी अपना कोई प्राइम मिनिस्टर ला सकती है या फिर वो इलेक्ट कर लेगी। हाँ, पीटीआई अपना दूसरा कैंडिडेट ला सकती है अगर उनकी मेजॉरिटी होगी, और जब वो जाहिर है कामयाब हो जाएंगे अपोजिशन वाले, तो फिर वो अपना बंदा नॉमिनेट कर देंगे कि हम अब इसको इलेक्ट करेंगे, तो फिर उसको जितने लोग वोट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। जी, तो इसमें ये उसको फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। जी, पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा और उसके बाद पहले जीतना पड़ेगा। नहीं, जी, नो कॉन्फिडेंस होगा, फिर नया कैंडिडेट आएगा, फिर उसकी वोटिंग होगी, फिर वो जब जीत जाएगा फिर 4-5 दिन बाद उसको फिर अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होता है। जी,
और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद फिर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। ये तो वो सूरत हाल होगी जो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद होती है। जी बहुत 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 शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब अपनी आईनी का सियासी राय देने के लिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में है करप्शन के चार्जेस हैं, साथ साथ में सियासत में हुकूमत को गिराने की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्ग मार्च के जरिए है, तो उसमें क्या क्या पोजीशंस बन सकती है, इस पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात करेंगे हम पाकिस्तान में इस वक्त सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है, ऑपोजिशन क्या हिकमत अमली अपनाती है और इसको फाइट हुकूमत किस तरह से करती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद क्या पोजीशन होगी पाकिस्तान की सियासत की, इस तमाम मामलात पर तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार रजा रूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रजा रूमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। रजा रूमी साहब, एक तो जाहिर है कि आपके भी इल्म में है पाकिस्तान में जो सियासी टेम्परेचर है वो हाई है, ऑपोजिशन भी एक स्ट्रेटजी बना रही है जो कि वाज़ेह तो नहीं है, लेकिन आपसे जानेंगे आपका तज्जिया क्या कहता है कि क्या वाज़ेह है या नहीं कि शहबाज शरीफ के केस के हवाले से जो फर्द जुर्म आयद होनी है और हुकूमत जो इस वक्त पोजीशन ले रही है, क्या वो दुरुस्त है? देखिए, हुकूमत तो जाहिर बात है ये उनका जवाबी वार है, चूंकि ऑपोजिशन आपने देखा है कि इकट्ठी होकर अब तैयारी करी है तरीके अदम एतमाद के लिए, या कम से कम ये इंप्रेशन दे रही है कि वो गवर्नमेंट को निकाल देगी। इन सब की तरफ से बयानात देखें तो वो कह रहे हैं हर हालत में इस गवर्नमेंट को निकलना चाहिए। तो जाहिर बात है हुकूमत अपना जो उनका इमरान खान साहब का बयानिया भी है कि ऑपोजिशन करप्ट है, तो वो उसी को साबित करने के लिए या उसी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब पर ये फर्द जुर्म आयद की है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार हैं, जो अपोजिशन है कौमी असम्बली में उसके सरबराह भी हैं, और मुस्तकबिल में अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो वो उम्मीदवार भी हैं वजीर आजम के, अगले वजीर आजम के। तो अगर वो अंदर चले जाते हैं या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर जाहिर बात है ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। अच्छा, राइट रजा रूमी साहब, जैसे कि आप क्या समझते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ भी सकता है या सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन का सियासी पत्ता है जिसको वो प्ले कर रहे हैं? देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो जो है एक ही तरीका है। अगर ऑपोजिशन ये समझती है कि उन्होंने इस गवर्नमेंट को फारिग करना है तो कानूनी और आईनी तरीका तो सिर्फ एक ही है, और वो है कि असेंबली के अंदर तहरीक लाई जाए और जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं PMLQ और MQM, उन दोनों को हुकूमत से हटा लिया जाए, हुकूमत गिर जाती है। तो यही ऑपोजिशन की इस वक्त हिकमत अमली मुझे लग रही है। मगर बात यह पैदा होती है कि आपको पता है पाकिस्तान में इस तरह की जो मूव्स होती हैं वो तब कामयाब होती हैं जब कोई सिग्नल मिले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ऑपोजिशन ये चीज अभी क्लियर नहीं है कि ऑपोजिशन के पास कोई इस तरह की कोई अश्योरेंस है कि वो ये करेंगे तो ये इत्तेहादीन की तरफ आ जाएंगे। अभी तो उनकी मेल मुलाकातें ही हो रही हैं और कोई। लेकिन रजा रूमी साहब, कामिल अली आगा साहब ने एक प्रोग्राम में बात की है, वो कहते हैं कि जब तक रियासत इमरान खान के साथ है तब तक हम भी साथ हैं। तो इससे मुराद की क्या ली जाए कि अभी भी वो साथ हैं या कब वो पीछे हट सकते हैं? जैसे आपने ग्रीन सिग्नल की बात की, तो आपको क्या लगता है कि कहीं से कोई सिग्नल है या फिर ऑपोजिशन खुद से ये एक अपना बयानिया और अपनी स्ट्रेटजी लेकर चल रही है? नहीं, मेरे ख्याल से कोई ना कोई तो उनके पास सिग्नल है ना। देखिए, पहले तो मुतहरिक नहीं हुए, पहले तो आपस में लड़ते रहे हैं PDM और पीपल्स पार्टी, और आपने देखा तकरीबन 1 साल से एक दूसरे के खिलाफ तेज बयानात देते रहे हैं। लेकिन अब वो सब शीरो शकर हुए हुए हैं, लंच हो रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही, तो कोई ना कोई तो बात बन रही है। लेकिन शेख रशीद साहब ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन का सफाया हो जाएगा अगले 50 दिन में, क्योंकि जो आपने कामिल अली आगा ने जो लफ्ज रियासत का इस्तेमाल किया है, शेख साहब का भी यही कहना है कि वो हुकूमत के साथ हैं और ऑपोजिशन के साथ नहीं है। तो ये इस वक्त जो है बड़ी तनाव की सिचुएशन है, और यकीनन ऑपोजिशन एक मूव तो करेगी, क्योंकि अगर ऑपोजिशन ने ये ना किया तो फिर ऑपोजिशन को बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, वो अवाम में उसकी भी कोई साख नहीं कि वो बढ़के लगा के बड़ी बड़ी बातें करके तो कुछ कर ना पाए। तो लोगों को यही आइडिया हो जाएगा कि ये सिर्फ बातों के वो क्या गुफ्तार के गाजी हैं और कुछ ये काम नहीं कर सकते। लेकिन वाकया ये है कि ये अगले जो हैं 1-2 महीने, उसके अंदर अंदर कोई एक मूव तो जरूर होगी।
वो कामयाब होती है कि नहीं होती, ये कहना कबल अज़ वक्त है। राइट। अगर ये कामयाब हो जाती है कि अगर ये कहीं से सिग्नल भी है और इन दैट केस कि ये कामयाब हो जाती है, तो फिर क्या पाकिस्तान की सियासत का सिनेरियो देखते हैं, हुकूमत का स्ट्रक्चर आप क्या देखते हैं? जी, उस वक्त तो फिर बड़ी क्लियर चीज है कि ये अगला वजीर आजम जो पहले तो ये फैसला होना ना कि कौन किस पार्टी का होगा। कभी वो कह रहे हैं नून लीग से हो, कभी वो कह रहे हैं पीपीपी से हो, लेकिन बहरहाल जो भी वजीर आजम होगा वो कुछ ही महीनों के बाद नए इंतखाबात का ऐलान करेंगे। और कुछ और मामलात हैं, मसलन ये इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मसले हैं, ये सारे तय होंगे तो फिर ही आगे मुल्क जो है, मुझे तो यही लग रहा है कि अब नए इंतखाबात की तरफ हमने बढ़ना है। अगर ना भी कामयाब हो तरीके अदम एतमाद, फिर भी अगले साल इंतखाबात होने हैं, तो इलेक्शन का सीजन तो जो है वो आया खलोता है। अब आगे क्या ये करते हैं हुकूमत या ऑपोजिशन, किस तरह से अपने कार्ड्स खेलते हैं, ये देखना बाकी है। एक बात जरूर है कि इस वक्त हुकूमत की महंगाई की वजह से और जो माशी तकालीफ है लोगों की, हुकूमत अनपॉपुलर हुई है। खान साहब की मकबूलियत वो नहीं रही जो 2018 में थी। तो लेकिन खान साहब तो कह रहे हैं कि अगर मैं ऑपोजिशन में आ जाऊंगा, हुकूमत में नहीं हूंगा, तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। तो ये तो जाहिर है कि वो अवाम के बुनियाद पे ही ये बात कहेंगे ना। जी देखें, अवाम की बुनियाद पे कहेंगे, मेरे ख्याल से उनका इशारा जो था ना, आलिया आपको भी पता किसकी तरफ था। अब छोड़ें क्या हम नाम लें, लेकिन वो डरा भी रहे थे ना। वो कह रहे थे जो सिग्नल देने वाले होते हैं ना, सिग्नल ऑपरेटर ऊपर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे होते हैं, उनको वो कह रहे थे कि अगर आपने ये ना किया तो मैं सड़कों पे आके ट्रैफिक जाम कर दूंगा, बड़े एक्सीडेंट हो जाएंगे, मैं भी नाम लेना शुरू हो जाऊंगा नवाज शरीफ की तरह। और ये धमकी थी, जो कि वैसे वजीर आजम के मनसब पे आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, आपस की बात है। ये प्राइवेट बातें होती हैं, आप पैगाम देते हैं, लेकिन उन्होंने तो खुल खुला के खान साहब जो है ना इस वक्त बड़ी मुकाबले की टक्कर ले रहे हैं। और जाहिर बात है खान साहब के पास इख्तियारात भी हैं। वजीर आजम कोई एवं तो नहीं होता, उसके पास आईनी कानूनी इख्तियारात होते हैं, वसाइल होते हैं, रियासत की मशीनरी उनके डिस्पोजल पे होती है, तो उनका भी कॉन्फिडेंस है। और आपको पता है कि ये सारा मामला जो है, इस साल बड़ी बड़ी आला तकर्रियां होनी है अफवाज पाकिस्तान में। कुछ लोगों ने रिटायर होना है, नए लोगों ने वहां पे मनसब पे लगना है। तो खान साहब का इशारा शायद इसी तरफ था कि उनके पास ये इख्तियार है और वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो अगले बैठे हैं उनके पास भी इख्तियारात और ताकत है, वो भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये देखें, जो असरअंदाज होना है, मेरा सवाल यही है, जो जमहूरियत के अलमबरदार हैं, जो कहते हैं कि हम जमहूरियत की खातिर जंग लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी हो या इस वक्त PMLN हो, तो ये फिर क्यों इमरान खान की हुकूमत, चाहे वो सही वोट से नहीं भी आई, तो एटलीस्ट उसको 5 साल पूरे करने दें। है तो चाहे जमहूरी लीडर ना, तो उसको आप जमहूरी वजीर आजम, आप उसको ये टर्म तो पूरी करने दें। जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ हर गवर्नमेंट को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। ये रवायत ही गलत है कि 3-4 साल के बाद कोई बदले वजीर आजम, तरीके में एतमाद लाएं, ये करें वो करें। मगर मसला ये है कि जैसे आलिया, मैंने आपको इशारे में ही कहा कि ये चूंकि साल बड़ा अहम है और ये वक्त बड़ा अहम है, इसलिए गालिबन जो है वो बहुत से लोगों का ये ख्याल है और अपोजिशन उसमें शामिल है कि वजीर आजम साहब को इस मनसब पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कोई अपनी मर्जी की तकर्रियां कर देंगे। अगर वो अपनी मर्जी की तकर्रियां करेंगे तो उसका खदशा ये है कि फिर वो अगला इलेक्शन में भी उनको जो सपोर्ट है मुक्तदर कुव्वतों की या बैसाखियां जैसे कहा जाता है सियासी जुबान में, दोबारा मिल जाएंगी। 5 साल फिर वो आ जाएंगे इक्तदार में। राइट। रज़ा रूमी साहब, जैसे कि आपने खुद कहा कि ये ग्रीन सिग्नल का अफसोस की बात है कि यही पार्टियां जो जमहूरियत की बात करती हैं वही ग्रीन सिग्नल का भी वेट करती हैं और पावर पॉलिटिक्स सब करते हैं और ये भी कर रही हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि ये PMLN की और पीपल्स पार्टी की या PDM की अपनी क्या स्ट्रेटजी आपको लगता है कि क्या इनकी कोई अपनी स्ट्रेटजी है, कोई लाहे अमल है? अभी तक हमने देखा है कि 3-4 सालों में कोई वाज़े लाहे अमल नहीं है। अगर लॉन्ग मार्च भी है तो कभी मौलाना साहब धरना दे के बैठ जाते हैं, तो उसके बाद उनके पीछे कोई खड़ा नहीं होता, तो ये टाइम फिश हो जाता है। ये मामला है कि इनकी कोई अपनी हिकमत अमली है सियासी? देखिए नहीं है ना, यही तो वजह है ना कि ये
इतने ज्यादा इन्होंने अपनी सियासत को और अपनी जो जिसे कहा जाता है जो आप हिकमत अमली का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं, वो इन्होंने खुद तबाह की हुई है। कभी लड़ाई करते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते हैं, इल्जाम लगाते हैं, आपने डील कर ली, आपने डील कर ली वो। अच्छा, अब मसला ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी हो गया कि 2018 में चूंकि इन दोनों पार्टियों को भी दीवार से लगाया गया, और जिस तरह से आपको पता है कि जो कुछ हुआ 2017-18 में, वो अब सारी चीजें वो भी एक एक्सट्रीम पे चली गई थी सियासत। अब वो जो से पेंडुलम होता है ना घड़ी का, अगर वो एक साइड पे जाता है तो फिर वो वापस सेंटर में जरूर आता है। ये कुदरत का कानून भी है, कोई भी चीज एक से एक सी नहीं रहती। तो यही कुछ इस वक्त हो रहा है। असल बात ये है कि ऑपोजिशन का मुतालबा ये है कि वो न्यूट्रल हो जाए, और फिर सियासी अमल को चलने दे। तो वो उनका मुतालबा जो है ना कि वो न्यूट्रल हो जाए एस्टेब्लिशमेंट, तो वो अब आसार ये लग रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हो गई है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल। इसीलिए खान साहब भी पैनिक में है, वो सियासी जलसे भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, ऑपोजिशन बढ़ के मार रही है। तो वो क्योंकि अब माहौल जो ना, मैदान जो है ना, वो क्लियर हो गया, प्लेइंग फील्ड जैसे कहते हैं ना, वहां पे रज़ा साहब कहा जाता है ना कि खान साहब के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, ये सब कुछ फैसले करवाने के लिए, ये सब कुछ, ये ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा माहौल, ऐसी गर्मा गर्मी, ऐसे लॉन्ग मार्च, ऐसी तहरीकें तभी पनपती हैं जब कुछ फैसले होने होते हैं। आपको बिल्कुल, आपने सही कहा है आलिया, तारीख तो हमारी यही बताती है। लेकिन बात ये ना कि खान साहब ने भी कोई अपने साथ अच्छा तो नहीं किया ना, मुल्क के साथ तो जो किया सो किया है। अपना उन्होंने ये किया कि वो बिल्कुल तन्हा हो गए हुए हैं, उन्होंने अपोजिशन के साथ किसी किस्म की कोई वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं की। देखिए, सियासी लोग जो होते हैं ना, वो सियासी तरीके से हैंडल करते हैं इक्तदार को और गवर्नेंस को। अपोजिशन का जो लीडर होता है उससे आपको मुशावरत करनी होती है, आपको बातचीत हमेशा जारी रखनी चाहिए। आप किसी को पसंद ना करें, आपको शक्ल ही ना पसंद हो, आप समझे वो चोर है, डाकू है, करप्ट है, लेकिन पार्लिमानी निजाम जो है वो अपोजिशन के बगैर नहीं चलता। खान साहब ने उसको इतना दीवार से लगाया है। आप देखें ना, किसको, शहबाज शरीफ को 2 बार अंदर किया, शाहिद खाकान अब्बासी को कई महीने जेल रखा, एहसन इकबाल को बंद किया, ख्वाजा आसिफ को बंद किया, खुर्शीद शाह को बंद किया, जरदारी को बंद किया, कोई एक केस नहीं प्रूव हुआ। यहाँ तो प्रूव ही कर देते ना, तो अच्छी टीम ला के कानून वकीलों की, प्रोसिक्यूटर की, तो उनका कोई बयानिया भी मजबूत होता कि देखो मैंने यही आज कहा गया मरियम औरंगजेब की जानिब से कि शहजाद अकबर ने हाथ जोड़े हैं कि भाई इन केसेस से कुछ नहीं निकलता, तो लिहाजा ये केसेस जो है ना खत्म कर दिए जाएं, इसीलिए उनको हटा दिया गया। रजा रूमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी हलचल है वो तेज होती जा रही है और ऑपोजिशन अपना एक स्टैंड रखती है, हुकूमत भी दबाव का शिकार होते हुए भी उसको फाइट करने के लिए भी तैयार है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।